ओके, कल हमने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, जिसका नाम है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट क्या है, क्यों इसको लाने की ज़रूरत पड़ी और क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिटेड है ये एक्ट या फिर एम्प्लॉयर्स के लिए बेनिफिटेड है। तो इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे और इसमें मेनली हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम अपने मेन पॉइंट्स पर आएंगे। फैक्ट्रीज एक्ट को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिससे कि, और इसमें बाद में कई अमेंडमेंट्स भी हुए हैं 1948 में इस एक्ट को लाने के बाद, कि वर्कर्स को किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, मींस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, क्या क्या वर्कर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स के लिए क्या वर्किंग आवर्स होने चाहिए। जैसे हमने वर्क स्टडी, टाइम स्टडी के बारे में स्टडी किया, मेथड स्टडी के बारे में स्टडी किया, वहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को फाइंड आउट किया कि किसी वर्क काम करने के लिए स्टैंडर्डाइज टाइम क्या होना चाहिए, किसी काम को करने के लिए स्टैंडर्डाइज प्रोसेस क्या होना चाहिए, किसी काम को करने के लिए स्टैंडर्डाइज टेक्निक क्या होनी चाहिए, उस काम को करने के लिए क्या मशीनरी प्रोवाइड करनी चाहिए, उस काम को करने के लिए कैसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उस काम से रिलेटेड सेफ्टी पैरामीटर्स में क्या चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए। अगर किसी का बहुत ही रफ एंड टफ एंड टाइप का जॉब है तो उसके वर्किंग आवर्स को कैसे डिसाइड किया जाए। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है तो उसके वर्किंग आवर्स और उसको किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों, और वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको हफ्ते में कितने वर्किंग आवर, कितनी छुट्टियां, साल में कितनी छुट्टी होनी चाहिए, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको मेडिकल लीव कितनी मिलनी चाहिए, और बोनस, इंसेंटिव, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ा एक ये एक्ट बनाया गया जिसमें एम्प्लॉयज के हक में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई। ठीक है, तो हम अब इसमें स्टडी करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अबाउट हेल्थ। हेल्थ के लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में क्या क्या पैरामीटर्स डिसाइड किए गए इंडस्ट्रीज के लिए, कि इंडस्ट्रीज क्या क्या चीजें अपने पोर्टफोलियो में रखेंगी जिससे वर्कर्स की हेल्थ अफेक्ट ना हो, या उनको प्रोटेक्ट किया जाए वर्कर्स की हेल्थ को या लेबर्स की हेल्थ को। तो प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ, तो हेल्थ में कौन कौन से प्रोविजंस इंक्लूड किए गए फैक्ट्रीज एक्ट में? क्लीननेस, सेक्शन 11, इन सब के बारे में भी डिटेल्ड स्टडी नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। क्लीननेस, साफ सफाई, sorry there is a call in between. ओके, प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ। हेल्थ के लिए क्या प्रोविजंस हैं? प्रोविजंस हैं कि साफ सफाई सेक्शन 11 में आता है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, जो अंदर से किस तरह के वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, केमिकल वेस्ट भी हो सकते हैं, सॉलिड वेस्ट भी हो सकते हैं, वो सेक्शन 12 में आता है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर सेक्शन 13, डस्ट एंड फ्यूम्स सेक्शन 14, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन सेक्शन 15, ओवरक्राउडिंग सेक्शन 16, लाइटिंग सेक्शन 17, ड्रिंकिंग वाटर section 18, latrines and urinals section 19, and spitons section 20. अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट में हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ये पैरामीटर्स बनाए गए। इसमें सबसे पहले सेक्शन 11 देखते हैं क्या है, व्हाट इज सेक्शन 11। दिस सेक्शन बेसिकली स्पेसिफाइज द इश्यूज ऑफ क्लीननेस एट द वर्कप्लेस. It is mentioned in the provision that every factory should be kept clean and free from effluvia arising out from any drain, privy or other nuisance. This includes that there should be no accumulation of dirt and refuse
एंड शुड बी रिमूव डेली एंड एंटायर एरिया शुड बी केप्ट क्लीन। ठीक है, सबसे मेन चीज तो है कि साफ सफाई प्रतिदिन होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रतिदिन साफ सफाई होनी चाहिए डस्ट की और सरफेस की। और दूसरा ये भी कि फैक्ट्री से जो गंदगी निकल रही है वो, और उसको भी प्रॉपरली इस तरह से ड्रेन किया जाना चाहिए कि वो वर्कर्स या फैक्ट्री के एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे। मेन फोकस इस पे भी दिया जाता है। जैसे कि अभी आप देखते हैं, अभी जनरली बहुत ज्यादा चल रहा है कि सैनिटाइज करिए, सैनिटाइज करिए। अपने वर्क एनवायरनमेंट को बार बार सैनिटाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह की संक्रामक बीमारी ना फैले। क्योंकि जनरली अगर साफ सफाई नहीं होगी तो जनरली मौसम चेंज होने के साथ खांसी जुकाम, वायरल फीवर होना एक कॉमन सी बात है। Section 12. This section specifies on disposal of waste and effluents that every factory should make effective arrangements for the treatment of waste and effluents due to manufacturing process carried out on therein so as to render them innocuous and for their disposal. Section 12 क्या है? Section 12 है, देखिए जैसे अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज के अलग अलग वेस्ट होते हैं। जैसे रंगाई पुताई वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कपड़ों पे डाई वगैरह करती हैं, उनमें से बहुत ज्यादा केमिकली ऐसे एफ्लुएंट्स निकलते हैं जो हमारे नियरेस्ट वाटर बॉडीज या रिवर्स को इतना पॉल्यूट कर देते हैं कि कई बार वहां पर जितने फिशेज हैं, जो एक्वा कल्चर है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उससे पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। दूसरा, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कोल पावर प्लांट्स हो गए, वो एयर में डस्ट और फ्यूम्स और हार्मफुल केमिकल्स, गैसेस को रिलीज करते हैं। तो वहां पर जरूरत है कि हम ये स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने कि आप इससे ज्यादा लेवल क्या उसमें, मतलब कि आपका जो एग्जॉस्ट लेवल है कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मीथेन कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए लिमिट सेट की गई है। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए भी इंडस्ट्रीज को अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। हैवी फिल्टर्स लगाने होते हैं, चिमनी लगानी होती है। आप देखेंगे जो अच्छी इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो चिमनी लगाई गई होती है, काफी 5-5, 6-6, मतलब 50-50, 60-60 फुट ऊंचे हाइट पे चिमनी लगाई जाती है कि उनसे जो डस्ट निकल रही है वो एनवायरनमेंट में काफी ऊपर हाइट पर छोड़ा जाए। ठीक है, और इसी तरह मेडिकल वेस्ट के लिए भी गाइडलाइंस हैं कि अभी जैसे कोरोना में तो आप देखिए कि मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज। हम एक तरफ तो कोरोना से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम लड़ रहे हैं कि हम कोरोना संक्रमित लोगों द्वारा यूज किए गए मास्क, उनके द्वारा यूज की गई पीपी किट, डॉक्टर्स द्वारा यूज की गई पीपी किट, और इवन जो यूरिनल्स वो यूज करते हैं और जहाँ पर डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उस वेस्ट को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, कैसे वहां से वायरस खत्म किया जाए, तो ये इसके लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई। Section 13. This section focuses on ventilation and temperature maintenance at workplace. Every factory should work on proper arrangements for adequate ventilation and circulation of fresh air. ये पॉइंट शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, काफी बार आ रहा है कि हमेशा जहां पर भी वर्क एनवायरनमेंट है वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन और टेम्परेचर का ध्यान विशेषकर दिया जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि फ्रेश एयर का फ्लो हो और वर्कर कंटिन्यूअसली जब काम कर रहा है तो स्ट्रेस फील ना करे। हाई टेम्परेचर वर्किंग इंडस्ट्रीज में प्रॉपर वेंटिलेशन की बहुत आवश्यकता है। इवन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में तो जनरली पूरा एयर कंडीशन वर्क एनवायरनमेंट की रिक्वायर होती है। सेक्शन 14 क्या कहता है? This section details on the proper exhaustion of dust and fume in the factory. In this, it is mentioned that factory which deals on manufacturing process should take care of proper exhaustion of dust, fume and other impurities from its origin point. देखिए जनरली बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपने देखा होगा साइड में पूरा ग्रीन ग्रीन मैट से कवर किया जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे गाइडलाइंस हैं कि इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे अक्टूबर में आप पिछले 2 या 3 साल से देख रहे होंगे कि हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि वहां पर 1 महीने के लिए सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को स्टॉप कर देती है और इवन लागू भी करना पड़ जाता है। तो क्या है उसका मेन पर्पस कि जो डस्ट और फ्यूम्स निकल रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड से जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो
एनवायरनमेंट बहुत हाई लेवल पे पोल्यूट हो जाएगा। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस है कि आप इससे ज़्यादा डस्ट एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ सकते हैं, आप इससे ज़्यादा धुआं एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ते हैं तो आप उसको प्रॉपर फिल्टर करिए, उसको प्रिवेंट करिए, उसको रिसाइकिल करिए। ओके। और जनरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो पोल्यूट करती हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, आप देखिए कहीं पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पर बहुत हाई लेवल पर डस्ट बहुत ज्यादा उड़ती है। और वो डस्ट जिस टाइम टेम्परेचर जब ट्रांजिशन फेज में होता है, जब हमारा मौसम सर्दी से गर्मी आए या गर्मी से सर्दी आए, तो वो हवा में ऊपर नहीं उठ पाती है और एक पूरा गुब्बारा जैसा बन जाता है मौसम का। सेक्शन 15, what is section 15? Section 15 specifies regarding the artificial humidification in factories. In this, humidity level of air in factories are artificially increased as per the provision prescribed by the state government. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, तो वहां पर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली उसको कंट्रोल किया जाता है बाय द नॉर्म्स सेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट. Section 16, overcrowding is also an important issue which is specified in this section. In this, it is mentioned that no room in the factory shall be overcrowded to an extent that can be injurious to the health of workers employed here. अब देखिए सेक्शन 16 का असली यूज तो अब आया है, जो पिछले साल से अब आप देख रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बार बार बोला जा रहा है दूर बैठिए। अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ते लड़ते कैसे हम रन करें। तो काम करने की दूरी, बैठने की दूरी, एग्जाम्स में भी इंश्योर किया जा रहा है कि दूर दूर बैठाकर एग्जाम किए जाएं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करें, क्योंकि ऐसा ओवर क्राउडिंग के लिए सेक्शन तो देखिए कब बन गया, 1948 में बन गया कि भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओवर क्राउडिंग की वजह से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हमारे अब सामने, कि संक्रामक बीमारियां किस तरह से ओवर क्राउडिंग की वजह से फैलती हैं। अब इस पे जरूर काम होगा और कुछ जगह होने भी लगा। दिस सेक्शन नेक्स्ट इज सेक्शन 18. सेक्शन 17 सेफ्टी से रिलेटेड है, उसके बारे में सेफ्टी वाले इंस्ट्रक्शंस में पढ़ेंगे। सेक्शन 18, दिस सेक्शन स्पेसिफाइज रिगार्डिंग arrangements for sufficient and pure drinking water for the workers. There are also some specified provisions for suitable point for drinking water supply. As in that, drinking water point should not be within the 6 meters range of any washing place, urinals, latrine, spit-on, open drainage carrying effluents. In addition to this, a factory where there are more than 250 workers, provisions for cooling drinking water during hot temperature should be made. Section 18 ये कहता है कि हर वर्क प्लेस पर ड्रिंकिंग वाटर जो हाइजीनिक हो, क्लीन हो और फ्री हो किसी भी गंदगी से, वर्कर्स को जरूर मिलना चाहिए, ये आपका अधिकार है। दूसरा प्रोविजन ये भी है कि एक प्रॉपर पॉइंट डेजिनेटेड होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए, कि हाँ ये ड्रिंकिंग वाटर का पॉइंट है। तीसरा इसमें मेन पॉइंट ये भी है कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी जहां पर लगाई गई है वो उसके आसपास 6 मीटर तक कोई भी धुलाई का एरिया, कोई यूरिनल नहीं होना चाहिए, कोई लेट्रिन नहीं होनी चाहिए, कोई स्पिट एंड थूकदान नहीं होना चाहिए, या कोई ओपन ड्रेन, ओपन खुला नाला जिसमें गंदगी बह रही हो या कूड़ा कचरा जिसमें से बाहर जा रहा हो। तो 6 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। और एक पॉइंट ये भी है कि जहां पर भी 250 वर्कर्स से ज्यादा काम करते हैं वहां पर गर्मियों के समय में ठंडे पानी की व्यवस्था कंपनी को जरूर करनी चाहिए। सेक्शन 19 क्या कहता है? This section provides detail relating to urinals and latrine constructions at factories. It mentions that in every factory there should be sufficient accommodation for urinals, which should be provided at conveniently situated place. It should be kept clean and maintained. There is provision to provide separate urinals for both male and female workers. सेक्शन 19 में इंश्योर किया गया है कि वर्कर्स के लिए, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग यूरिनल्स प्रोवाइड किए जाएं और उनको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और उनके लिए अलग से एक जगह भी निर्धारित की जाए। और अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं तो उनके अकॉर्डिंग
इस तरह से हो कि ओवर क्राउडिंग ना हो। अगर जरूरत है तो 2, 4, 10 टाइप ऑफ इंडस्ट्री और लेवल ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाना चाहिए। सेक्शन 20 क्या कहता है भाई? This section specifies regarding proper arrangement of spitons in the factory. It is mentioned that in every factory there should be sufficient number of spitons situated at convenient places and should be properly maintained and clean and kept in hygienic conditions. Section 20 में ये है कि हर इंडस्ट्री में एक थूकदान जरूर होना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लेस होना चाहिए और सफिशिएंट नंबर में होने चाहिए। क्यों जरूरत है इसकी? इसका अब आप ये खुद कंसिक्वेंसेस देख सकते हैं कि अगर कोई भी कहीं पर भी थूक देगा तो अभी वर्तमान में जो आप देख रहे हैं कोरोना जैसी संक्रामक बीमारियां बहुत तेजी से फैलेंगी। ठीक है, नाउ फैक्ट्रीज एक्ट सेफ्टी। सेफ्टी में कौन कौन से सेक्शंस हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हैं सेफ्टी के लिए फैक्ट्रीज एक्ट में? फर्स्ट इज फेंसिंग ऑफ मशीनरी, सेक्शन 21। work on or near machinery in motion, section 22. Employment of young persons on dangerous machines, section 23. Striking gear and devices for cutting of power, section 24. Self-acting machines, section 25. Casing of new machinery, section 26. Prohibition of employment of women and children near cotton openers, section 27. Hoists, lifts, lifting machines and others, section 28 and 9. Revolving machinery, section 30. Pressure plant, section 31. अब देखते हैं। The Factories Act 1948 also provides provisions relating to safety measures for the workers employed herein. This is to ensure safety of workers working on the around machines. The detailed information on each provision is as under. तो जो भी वर्कर्स मशीन या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 17। Under section 17, it has been described that there should be proper arrangement of lighting in the factories. In every part of the factory where workers are working or passing should be well equipped with lighting arrangement, either natural resources or by artificial resources. लाइटिंग का पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए, चाहे हम इस तरह का डिजाइन करें कि नेचुरली हमें प्रॉपर लाइट मिले, चाहे आर्टिफिशियली, जिससे कि वर्कर सही से काम कर सके। सेक्शन 21। This section specifies that fencing of machinery is necessary, that any moving part of the machinery or machinery that is dangerous in kind should be properly fenced. उस तरह की मशीनरी जिसमें भी कोई भी ऐसा मूविंग पार्ट है जो सडनली किसी भी वर्कर या किसी लेबर या सुपरवाइजर को हार्म पहुंचा सकता है, तो वहां पर उसकी फेंसिंग होना बहुत जरूरी है। उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होनी चाहिए, वो बाउंड्री लोहे की फेंसिंग से बनाई जा सकती है। Section 23. This section prescribes that employment of young person on dangerous machinery is not allowed in case where he is been fully instructed in the uses of the machinery and working under the supervision he might be allowed to work on. Section 23 कहता है कि harmful types की मशीनरी या जो ऐसी मशीनरी हैं जिनमें कोई ऐसा डेंजर हो सकता है, जान या हानि या फिर कोई एक्सीडेंटल डैमेज या परमानेंट डिसेबिलिटी किसी मशीन पे काम करने से हो सकती है, वहां पर यंग वर्कर्स को या बहुत जैसे फ्रेशर्स जिनको बोलते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। हाँ, उनको लगाया जा सकता है और उनको आपने प्रॉपर ट्रेनिंग उस मशीन के वर्किंग के बारे में हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रॉपरली दी है तो। सेक्शन 24। This section provides provision of striking gear and devices for cutting of power in case of emergency. Every factory should have special devices for cutting of power in emergencies from running machinery. Suitable striking gear appliances should be provided and maintained for moving belts. Section 24 ये कहता है कि मशीन में ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए कि अगर वो किसी डेजिग्नेटेड पॉइंट से बाहर निकल गया, रन ऑफ हो गया मशीन का, या उसका जो टूल है वो रन ऑफ हो गया, मतलब जितना उसका वर्किंग एरिया उससे बाहर निकल गया, तो ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे घर में होता है ना, कई बार स्पार्किंग हो जाती है तो एमसीबी डाउन हो जाती है, तो एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करती है एमसीबी। तो सेक्शन 24 यही कहता है कि जहां पे भी जिस जो स्ट्राइकिंग गियर वाली मशीनरीज हैं, तो उस तरह की मशीनरी में कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज अगर हो रहा है या मशीन सही से काम नहीं कर पा रही है, तो वहां पर ऑटोमेटिक पावर कट ऑफ हो जाए एकदम, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सेक्शन 28।
This section prohibits working of women and children on specific machinery. As per this section, women and children should not be appointed for any part of factory working on cotton pressing. अब देखिए कॉटन प्रेसिंग इंडस्ट्रीज हैं और भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, इवन मैकेनिकल में तो बहुत कॉमनली अभी भी आप देखेंगे इंडस्ट्रीज की पहली कंडीशन होती है वी रिक्वायर ओनली बॉयज, मीन्स उनका नेचर ऑफ वर्क इस तरह का है कि दे आर रिक्रूटिंग ओनली मेल वर्कर्स। ठीक है, तो सेक्शन 28 में कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कि इस टाइप ऑफ वर्क के लिए आप वुमेन और बच्चों से काम नहीं करा सकते। ये भी फैक्ट्रीज एक्ट में प्रॉपर गाइडलाइंस है। तो बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो फीमेल वर्कर्स को अपॉइंट नहीं करती हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वर्क। सेक्शन 32, in this section it has been specified that all floors, stairs, passages and gangways should be properly constructed and maintained so there are no chances of slips and fall. सेक्शन 32 कहता है कि जो भी मूवमेंट के लिए वर्कर के द्वारा या मशीनरी के द्वारा या लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो भी ये फ्लोर्स बनाए गए हैं, स्टेयर्स बनाए गए हैं, रास्ता जो बनाया गया है, गैंगवेज जो बनाए गए हैं, उनको प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए कि जिससे कि कभी भी कोई या तो लेबर या कोई मशीनरी वहां से स्लिप या फिर फॉल ना कर जाए, ओवरहेड कोई केबल ना टूट जाए। Section 34. Section 34, this section specifies that no person in factory should be employed to lift, carry or move any load so heavy that might cause an injury. State government may specify maximum amount of weight to be carried by workers. देखिए सेक्शन 34 ये कहता है कि इसके लिए भी नॉर्म्स बने हुए हैं कि ऐसा नहीं कि कंपनी ने बोल दिया कि हाँ भाई ये 1 क्विंटल की मशीन है या 1000 किलो की मशीन है, जाओ सारे वर्कर्स को बुला लाओ और उस मशीन को लिफ्ट करने के लिए या मूव करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए सारे वर्कर्स को लगा दिया जाए। नहीं, गाइडलाइंस ये कहती हैं कि किसी भी पर्सन को फैक्ट्री में जो स्पेसिफाइड नॉर्म्स हैं, स्पेसिफाइड नॉर्म्स हो सकते हैं 50 केजी के लिए, हो सकता है 60 केजी के लिए, उससे ज्यादा वेट को उठाने के लिए उसको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। एक स्पेसिफाइड वेट से ज्यादा, ना ही लिफ्ट करने के लिए, ना ही कैरी करने के लिए, ना ही मूव करने के लिए। जो हैवी लोड के लिए, नॉर्मल लोड के लिए नहीं। अब कोई ये कहने लगे सीमेंट के कट्टे उठाने के लिए भी वर्कर नहीं रखे जाएंगे, नहीं। हैवी लोड जो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है और जिससे कोई भी बहुत हैवी इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 35। This section provides specification regarding safety and protection of eyes of workers. It mentions that factory should provide specific goggles or screens to the workers who are involved in manufacturing work that may cause them injury to eyes. Section 35 ये कहता है कि जो भी वर्कर्स इस तरह के काम में लगे हुए हैं जहां पर आंखों को खतरा हो सकता है, सिंपल वेल्डिंग टाइप ऑफ ऑपरेशंस, या ऐसी मशीनरी पे काम कर रहे हैं जहाँ पे माइन्यूट चिप्स बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पार्कल होती हैं या फिर स्पार्क निकलता है जिस मशीनरी से, तो इस तरह की मशीनरी में ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि उनको सेफ्टी गॉगल्स प्रोवाइड किए जाएं जिससे कि वर्कर्स की आईज को कोई भी इंजरी नहीं हो। तो अगर आप भी इस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आस्क योर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सेफ्टी गॉगल्स। Section 36. As per this section, it is provided that no worker shall be forced to enter any chamber, tank, vat, pit, pipe, flue, or other confined space in any factory in which any gas, fume, vapor, or dust is likely to be present to such an extent as to involve these two persons being overcome thereby. Section 36 ये कहता है कि इंडस्ट्री किसी भी वर्कर को ऐसी जगह पर घुसने के लिए नहीं बोले, जैसे बहुत किसी मान लो कोई गैस चैम्बर है, वहां पर कोई फेलियर हो गया कि जाओ तुम इसमें चेक करके आओ अंदर क्या हो गया, कि वहां पर इतनी हार्मफुल गैसेज ऐसी हो सकती हैं। कई बार आप न्यूज में ही पढ़ेंगे कि वहां पर 2 वर्कर माइंस में नीचे उतरे और वो वापस नहीं आए, फिर तीसरा भी उतरा वो भी वापस नहीं आया, क्योंकि वहां पर हाई लेवल ऑफ मीथेन गैस होती है, ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो होती है। तो अगर वहां पर जाने की जरूरत है तो प्रॉपर सेफ्टी के साथ जाए, मींस प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाए, प्रॉपर सूट
जो उसके लिए सेफ्टी ड्रेस है उसको पहन कर जाए। ठीक है, तो सेक्शन 36 ये कहता है कि किसी भी वर्कर को फोर्स नहीं किया जा सकता किसी टैंक, चैम्बर, पाइप इस तरह के उसमें एंटर करने के लिए। सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 38, देयर शुड बी प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स बिल्ट फॉर फायर, देयर शुड बी सेफ मीन टू एस्केप इन केस ऑफ फायर एंड आल्सो नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज टू एक्सटिंग्विश फायर। सेक्शन 38 कहता है कि किसी भी इंडस्ट्री में फायर के प्रिवेंट करने के लिए और अगर आग लग जाए तो उसको रोकथाम के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए। मीन्स प्रॉपर सिलेंडर्स होने चाहिए, रेत की बाल्टियां जगह जगह पर होनी चाहिए। वर्कर्स को गाइड भी करें कि अगर आग लग जाती है तो आप कैसे इसको ऑपरेट कर पाएंगे सिलेंडर्स को। दूसरा, अगर आग लग जाती है तो एस्केप प्लान होना चाहिए पूरा, जो जगह जगह पर डिस्प्ले होना चाहिए कि अगर आग लग जाती है तो इमरजेंसी डोर खोलकर हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। आप ट्रेन में जर्नी करते हैं तो आप देखेंगे हर चैम्बर में कि इमरजेंसी एग्जिट इन केस ऑफ फायर, तो वो हर जगह डिस्प्ले होता है। सेक्शन 45, this section specifies that in every factory there should be proper maintained and well equipped first aid box or cupboard with the prescribed contents. For every 150 workers employed at one time, there shall not be less than one first aid box in the factory. Also, in case where there are more than 500 workers, there should be well maintained ambulance room of prescribed size and containing proper facility. अब देखिए सेक्शन 45 में क्या है। सेक्शन 45 कहता है कि हर इंडस्ट्री में एट लीस्ट अगर 150 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 150 वर्कर्स पे कम से कम एक बॉक्स होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो दो, और उससे ज्यादा है तो दो, तीन, चार भी फर्स्ट एड बॉक्स हो सकते हैं। उसमें प्रेस्क्राइब्ड बेसिक मेडिसिन होने चाहिए चोट लगने के लिए, बेटाडीन, बैंडेजेस और नॉर्मल बुखार, फीवर, जुकाम, उल्टी, दस्त, डायरिया से रिलेटेड बेसिक मेडिसिन होनी चाहिए। दूसरा, ये प्रोविजन भी है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में 500 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर मेंटेन्ड एम्बुलेंस रूम होना चाहिए, मतलब प्रॉपर मेडिकल रूम होना चाहिए वहां पर। और दूसरा, अगर किसी वर्कर को चोट लगती है और 500 वर्कर से ज्यादा है किसी इंडस्ट्री में तो वहां पर एक परमानेंट एम्बुलेंस वहां पर रहनी चाहिए इंडस्ट्री की तरफ से। थैंक यू। तो ये हमारा